में पंचायत सचिव हड़ताल पर हैं और हड़ताल की वजह से सभी ग्राम पंचायतों में व्यवस्थाएं चरमराई हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सचिवों की हड़ताल की वजह से लोगों को विकास कार्यों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो दस्तावेज हैं वो अस्पतालों में ही फाइलों के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायतों में कामकाज ठप होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वो दफ्तरों के चक्कर तो काट रहे हैं, लेकिन वहां पर ताला लटका हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। शीतकालीन कलमबंद हड़ताल पर हैं, जिससे गोबर खरीदी बंद है और आम जनता की जो भी समस्या है वो सब प्रभावित हो रहा है हड़ताल में आने के कारण। और जन्म मृत्यु जो है नहीं बन पा रहा है और बच्चे लोग का जैसे एडमिशन होना है आरटीई के तहत वो प्रभावित हो रहा है, जिससे आम जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी सरकार जो है हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिससे पूरे जनता लोग जो है आक्रोशित हैं बच्चे का एडमिशन के लिए देखकर। और डेली फ़ोन आता है हम लोग के लिए, फिर भी अब जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ की, भूपेश बघेल की, अभी तक गूंगी बहरी होकर देख रही है। तो क्या कितना काम प्रभावित हो रहा है? हम लोग सचिवों की हड़ताल को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ के निर्देशानुसार हर एक प्रत्येक पंचायत में उस विकासखंड के अन्य कर्मचारियों को सचिव के दायित्व दिए हैं, जिसके कारण हमारा काम जो है बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है। वर्तमान में 30 तारीख तक के आर्थिक सर्वेक्षण काम है जो हमारे आज की तारीख में 94% हो गया है और 30 तारीख तक हम लोग सर्वेक्षण कार्य भी पूर्ण कर लेंगे। 16 तारीख से हड़ताल में हैं, वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर 2021 तक हम लोग को शासकीकरण का उपहार दे दिया जाएगा, परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई हमारे सचिवों के लिए नहीं की गई है, जिस कारण हम लोग 6/3/2023 के बजट में भी हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया, जिससे हम लोग रुष्ट होकर के छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कलेक्टर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल कलेक्टर ने कंपोजिट बिल्डिंग में छापा मारा। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस से नदारद मिले। कलेक्टर ने 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। दरअसल अधिकारियों की ऑफिस टाइम में नदारद रहने की जानकारी लंबे वक्त से मिल रही थी। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने छापा मारा तो सचमुच कई कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस से नदारद मिले। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं अगर नदारद कर्मचारी और अधिकारी नोटिस का सही जवाब नहीं देते हैं तो उनकी सैलरी काटी जाएगी। औचक निरीक्षण किया गया और ये निरीक्षण जो है करीब 2.5-3 घंटे चला है। बहुत सारे कार्यालयों में अच्छी उपस्थिति थी, लेकिन कुछ कार्यालयों में टूर दिवस के नाम पे या कहीं पे इंस्पेक्शन पे अधिकारी निकले हुए थे, तो एक बार उनको दबिश भी दी गई है और ये समझाइश सभी अधिकारियों को दी गई है कि मुख्यालय सोमवार का जो दिवस है वो कार्यालय दिवस हो, उसमें कहीं कोई टूर इंस्पेक्शन ना हो, क्योंकि 2 दिवस की कार्य छुट्टी के बाद, शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद कार्यालय खुलता है और बहुत आने वाले लोग आते रहते हैं जिनको काम रहता है। तो सोमवार के दिवस में सभी कार्यालय प्रमुख और उनके सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में रहे, ये निर्देश जारी किए गए हैं। जहाँ पे बिना कारण के या उपस्थिति बताते हुए और जहाँ पे कर्मचारी अनुपस्थित थे उनको नोटिस भी जारी किया जा रहा है और अगली बार अगर यही स्थिति रहती है तो कार्यालय प्रमुख को भी नोटिस जारी किया जाएगा और संबंधित। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना इलाके से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल कुर्दा गांव में आर्थिक जनगणना कर रहे शिक्षक को बंधक बनाकर उस पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। महिला ने सर्वे अधिकारी पर छेड़खानी करने का आरोप भी लगाया है। मामले में चांपा पुलिस ने पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं महिला की शिकायत पर सर्वे अधिकारी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि जैसे ही लोगों को मामले की जानकारी मिली थी, लोगों ने आरोपी के घर पहुंचकर घायल कर्मचारी को छुड़वाया और चांपा पुलिस को मामले की जानकारी दी। घायल बिसाहू दास महंत को चांपा अस्पताल से प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। चांपा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर कुर्दा गांव की रहने वाली महिला ने परगणक सुधेराश्वर मरकाम के खिलाफ चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित महिला ने बताया कि वो घर में अकेली थी। अकेले होने का फायदा उठाकर उसके साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। जब महिला ने छेड़खानी का विरोध किया तो तभी
पीड़िता का पति घर आ गया। पति ने मारपीट करने की बात को स्वीकार किया है। पीड़िता ने चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। सर, मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महुदा चांपा में पदस्थ हूँ, शिक्षक एलबी की तरह। और एसडीएम अनुभागीय अधिकारी के द्वारा हमको से आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करने का आदेश मिला है। तो मैं उस स्कूल से मैं कुर्दा ग्राम पंचायत में मैं सर्वे कर रहा हूँ। और लगभग 1 तारीख से हम लोग 1 अप्रैल से सर्वे कर रहे हैं और आज कहना चाहिए 24-25 तारीख हो गया। अब लगातार हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो बीच बीच में जो बचे हुए हैं, जिनका मुलाकात नहीं हो रहा है, जो सर्वे करना है, उनको हम बीच बीच में जा के उनको यहाँ पता करते हैं। और पता करने के बाद वो रहता है तो उसके सर्वे करते हैं, कहना चाहिए उसका डॉक्यूमेंट भर देते हैं। तो आज मेरे को एक फ़ोन किया था, आंगनबाड़ी बताई थी, आंगनबाड़ी सहायिका बताई थी कि एक जम्मू कश्मीर में रहता है, काम कमाने के लिए गया है, वो आ गया है सर, वहाँ करना है। तो मैं उन्हीं के पास आया था, जिसका नाम है सुखसागर सिंह। सवेरे वही मतलब लगभग कै बजे 10 से 11 बजे के बीच में आयरी से सर्वे वाला ओकर नाम सुदेंद्र कुछ है, मैं पता नहीं मुन्ना मोला जानकारी है नहीं से ओकर। तो ऐस ना तहाले पहले बाहर में बैठ भैया, मैं कहें ऐस तहाले कोई है घर में दीदी ऐसे कही। तो मैं कहें कोई नहीं है भाई, मैं कहें बैठ, मैं कहें बाहर में बैठ ऐसे कहें। तो बोली इसकी ना दीदी धूप है अंदर में बैठूँ, ऐसे बोल के अंदर बैठीस। तब मैं कहें हाँ भैया हमन के तो सर्वे हो गए, मैं कहें तो हाले का करे आए ऐसे। तो तुम्हारे सास के बच्चे है ऐसे कही। तो रुका भैया ढूंढ के आ, तो मैं ओकर राशन कार्ड है, मैं कहें अब ढूंढे गए नहीं मिली मोर सास के राशन कार्ड है। तो हम मैं कहें देखा भैया मोर राशन कार्ड है रे, मैं कहें एम कुछ बन सकत है तो तुमन बना सकत है, बनाओ ऐसे टाइप से राशन कार्ड दे गए हूँ। तो हाले पता नहीं ओकर दिमाग में का सवार से मोर हाथ ल पकड़ के एकदम से बदतमीजी करे कोशिश करी भैया। प्रार्थी सुदेश्वर मरकाम जो कि शिक्षाकर्मी के पद पे शिक्षा विभाग में है, उनके द्वारा सर्वे के कार्य हेतु कुर्दा ग्राम गए थे, जहां पर आरोपी गणों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, जिसमें थाना चांपा में अपराध क्रमांक 213 धारा 294, 506, 342, 332, 186, 353 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अब मामले में अग्रिम विवेचना की। बुलेटिन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां तेगांव से विधायक राजेश नागर ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में डीसी विक्रम सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीटिंग से नदारद अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विधायक राजेश नागर ने बताया कि विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों को गति देने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। ITI, मंझावली पुलिस समेत कई सड़क कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बात की गई है। तो मंझावली पुल के विकास कार्य को लेकर के भी चर्चा की गई है। जल्द ही विकास कार्यों को पूरा करके जनता को सुविधा पहुंचाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। आज जो हमारे गांव के जो काम रुके हुए थे या जो काम होने हैं, उसके लिए एक मीटिंग थी, जिसमें हमारे डीसी फरीदाबाद, CO मैडम और पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, PWD के अधिकारी और पंचायत के अधिकारी आए थे। और उसमें जो जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके लिए बातचीत हुई। कई ऐसे काम हैं जो बनकर के तैयार हो चुके हैं, परंतु अभी तक हैंड ओवर नहीं किए, जर्जर हो रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है। इधर आप मंझावली पुल की बात करें तो काफ़ी समय हो गया, वो भी अभी तक बनकर तैयार नहीं। क्या मानते हैं किन की कमी है? देखो, अब यही बातें हमने उठाई थी कि एक ITI हमारी जो 1 साल से बनकर तैयार हो गई है, उसको हैंड ओवर नहीं हुआ है। और एक तो कॉलेज नचौली में जो हमारा बनकर तैयार हो गया, उसका भी एक हैंड ओवर नहीं हुआ और चालू नहीं हुआ। फरीदाबाद में अब बरसात के दौरान जलभराव की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। दरअसल जलभराव को लेकर डीसी विक्रम सिंह सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने जलभराव को लेकर विभागीय जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि उन्होंने नगर निगम और NHAI के अधिकारियों को बरसात से पहले बैठक करने के आदेश दिए हैं, ताकि पहले से सारी व्यवस्थाएं की जा सकें और लोगों को जलभराव की परेशानी से दो चार ना होना पड़े। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल बरसात के दौरान फरीदाबाद से जलभराव की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। आलम यह रहता है कि नेशनल हाईवे और सेक्टरों में पानी भर जाता है। जलभराव से जनता तो बेहाल होती ही है, साथ ही कई बार हादसे भी हो जाते हैं।
गर्मियों के मौसम में पानी की परेशानी खड़ी हो जाती है। सरकार की ओर से लोगों तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों को आसानी से पानी मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाने की मुहिम में जुटी भी है। लेकिन इसके बावजूद गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के पुरना पानी गांव के लोग परेशान हैं। जल जीवन मिशन के तहत 256 परिवारों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी योजना का फायदा साल भर बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहने को गांव में 10 हैंडपंप हैं, लेकिन हैंडपंप से निकल रहे पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा है। विभाग ने गांव में बोर खनन कर पीने के पानी की सप्लाई करने की योजना बनाई है, लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि गांव के बाहर नदी के पास किसी दूसरे सोर्स से उन्हें पानी मिले, इसलिए ग्रामीण बोर खनन का काम भी रुकवा देते हैं। वहीं आयरन वाले पानी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग तो पहले से ही हैंडपंप का पानी पीने और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गांव में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने से पानी का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए शासन से हम लोगों ने विरोध किया है कि जब शासन यहाँ पर पानी के उपयोग में लाने के लिए इतनी खर्चा कर रही है तो सही पानी जनता को मिले और जो बच्चों को स्वस्थ रहे, आम जनता को तकलीफ ना हो। इसलिए हम लोगों का एक ही मंशा है कि तेल नदी का पानी ही उपयोग में लाया जाए। जिस दिन से पुराना पानी यहीं पे बैठा है उसी दिन से तेल नदी का पानी ही पी रहे हैं। हमारे गांव में जो नलकुआं है उसमें खाना पकाने से भात भी कलर दूसरा होता है, दाल नहीं सींचता है, पानी में गड़बड़ नहीं पी सकते, तेल नदी का पानी ही उपयोग होगा। बच्चों के दांत भी खराब हो, हाँ दांत खराब होता है। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब तेल नदी का पानी ही चाहते हैं। हम लोग सर यहाँ पे बोर खनने के लिए आए हैं हम लोग गरियाबंद से। अच्छा, फिर अब ये ग्रामीणों से पूछ रहे हैं कि बोर आखिर करे कहाँ, तो ये लोग इन लोगों का कहना है कि नदी किनारे यहीं आस पास करेंगे ऐसे करके, तो गाड़ी अपनी। तो आपको कहाँ खोदने के लिए कहा गया? अब सर वो तो बोले हैं कि पुराना पानी गांव का नाम दे दिया है, वहाँ पानी की समस्या ऐसे करके। तो अपन लोग अभी गांव आए हैं और ग्रामीण से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बोर कर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मौसम का बदला मिजाज नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। कई इलाकों में कड़कड़ाती बिजली और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। लोगों को भले ही गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन बेमौसम बरसात से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों को धान की फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। वहीं बरसात के बाद कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल होने की भी खबर है। तो मौसम का बदला मिजाज नजर आ रहा है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन गरियाबंद में एक परिवार पर मौसम की मार पड़ी है। दरअसल आसमानी आफत का सितम इस परिवार पर टूट पड़ा है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक बच्चे को गंभीर हालत के चलते रायपुर रेफर कर दिया गया है। मामला गरियाबंद जिला मुख्यालय के पास भिलाई गांव का है। बच्चे की मां को फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अगर महिला की हालत बिगड़ती है तो उसे रायपुर रेफर किया जाएगा। बाकी 2 बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के 3 बच्चे आम के बगीचे में गए थे। इसी दौरान घर की एक महिला भी बच्चों को बुलाने के लिए आम के बगीचे में चली गई। तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चारों घायल हो गए थे। आम हवा तूफान किया तो आम तोड़ने बिनने चले गए बच्चे लोग, तो उसको बुलाने गया था मेरे यहाँ हमी से, तो उस वजह में हो गया घटना गरज घूमना में। कितने लोगों को गिरने से? 4 लोग। बिजली गिरने से भिलाई गांव के 4 लोगों को लेके आए थे। उसमें 3 बच्चे और एक महिला थी। महिला भी ऑब्जर्वेशन में रखे हैं। 2 बच्चे ठीक हैं, उनका ट्रीटमेंट जारी है और एक बच्चा जो ज़्यादा क्रिटिकल है उसको रिफर। फरीदाबाद की खेड़ी पुल सब्जी मंडी में आग लगने का मामला सामने आया है। आग इतनी भीषण थी कि लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। तो दुकानदारों का बड़ा नुकसान हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग इतनी जबरदस्त थी कि करीब 1.5 एकड़ में बनी सब्जी मंडी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बता दें कि यहां पर सैकड़ों की संख्या में सब्जी और कपड़े की दुकानें हैं। हालांकि आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है,
लेकिन दुकानदारों को इस आगजनी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन से बात कर पीड़ित दुकानदारों को उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश करने की बात कही है। ये मेरे पता नहीं था, जब फोन गया था तब हम आए थे, आग लगी तो जब ये गाड़ी बुता रहा था तब हम आए थे यहाँ। क्या दुकान लगाते हो आप? कपड़े के। कितने का नुकसान हुआ है आपका? मेरे 8 लाख का नुकसान हुआ है। 8 लाख का? क्या दुकान थी आपकी? 3 दुकान थी मेरा। तो आग लगी है, क्या मानते हो किस तरह लगी है आग? भैया हम देखे नहीं, रात में तो हम किस तरह मानूं? हम देखने रहते तो बताते। बजे आग लगी है? कम से कम 4:30 बजे मेरे पास फोन गया था, तब हम आए थे घर से निकल के। अच्छा, तो क्या दुकान लगाते थे आप? 3 दुकानें लगता मेरे बेटे। चीज की लगाते थे? कपड़े का था बेटा। कपड़े का। देखिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, ये शॉर्ट सर्किट से हुई है या किस वजह से हुई है, लेकिन परमपिता परमात्मा का है, कोई किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन गरीब आदमियों का फाइनेंशियल लॉस, रोजगार, जो उनकी दुकानें, क्योंकि मिक्स दुकानें थी यहाँ पर, कपड़े की, किराने की, कॉस्मेटिक की, सब्जियों की, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो एक बार मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करके कि किस तरीके का पॉलिसी के तहत ये लोग आते हैं और किस तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है, तो एक बार देखते हैं। बाकी इन लोगों के दुख में विपुल गोयल शरीक है और इनके साथ है। ये मेरे पता नहीं था। गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप फिरोजाबाद में सब्जी मंडी की देख रहे थे, जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। जो सब्जी की दुकानें यहां पर थी वो धू-धू कर जलने लगी थी, जिसके बाद जैसे ही आग लगने की जानकारी वहां पर स्थानीय लोगों को हुई तो फायर ब्रिगेड की टीम को मामले की जानकारी दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां पर करीब 1.5 एकड़ इलाके में जो सब्जी मंडी थी वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। सब्जियों की दुकानों के अलावा वहां पर कपड़ों की दुकानें भी थी और आशंका जताई जा रही है कि जो दुकानों में, जब कपड़ों की दुकानों में ये आग लगी थी उसके बाद वहां से ये आग और तेजी से भी फैलती गई। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि आग लगी कैसे थी। फिलहाल इस कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि किसी दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। बुलेटिन के आखिर में बात रोहतक की, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक बस बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में 40 सवारियों के घायल होने की खबर है। तो NH9 पर सांपला बाईपास पर सवारियों से भरी प्राइवेट बस बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में करीब 40 सवारियों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को सांपला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही सांपला पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बस को रोहतक से दिल्ली के टीकरी बॉर्डर तक जाना था, लेकिन सांपला बाईपास पुल के पास पहुंचकर बस बेकाबू होकर सड़क किनारे करीब 15 फीट नीचे गिर गई थी। राहगीरों ने बस के अंदर से सवारियों को बाहर निकाला और फिर अस्पताल में भर्ती करवाया। ये पता नहीं कोई आया है क्या है, एकदम ऐसे करने लगे ना, तो हमने कहा कि भाई गाड़ी थोड़ी स्पीड पे था, तो हमने कहा थोड़ी ब्रेक मार लो आप। उससे ब्रेक नहीं लगी, क्या है 3 पलटे खा गई बस। तो कितनी सवारियां थी लगभग? पूरी भरी हुई थी बस। ये घटना हमें 100 कंट्रोल से फ़ोन आया था कि एक बस खाई में पलट गई है, जिसमें 10 के आसपास सवारी हैं, जो मतलब थोड़ी छोटी मोटी चोट को लगी है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, ये गाड़ी जो हादसा है, ये गाड़ी वाले ने ब्रेक ले लिया, उससे गाड़ी जो ब्रेक मारे तो बस असंतुलित होगा। बस आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।